जादुई पालक की खेती। रूपनगर गांव में गणेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी उमा और 4 साल की बेटी मीना के साथ रहता था। गणेश अपने खेतों में खूब मेहनत करता था। सर्दियों का समय था, चारों तरफ ठंड पड़ रही थी और गणेश अपने खेतों की जुताई कर रहा था। दोपहर तक जुताई का काम खत्म हो जाता है। खेत तो तैयार हो गया है। अब यहाँ वो बीज बो देता हूँ। कुछ देर के बाद कमल भी अपने खेत में आता है। अरे इतनी ठंड में ये गणेश खेत में क्या कर रहा है? ये क्या, इसने खेत कब जोता? ये तो बीज भी बोने लगा, लेकिन ये बीज कौन से बो रहा है? अरे गणेश भाई, तुम कौन से बीज बो रहे हो? मैंने तो इस बार पालक के बीज बोए हैं भाई। पिछली सर्दियों में पालक की अच्छी कीमत थी, तो सोचा इस बार भी पालक की ही खेती करूं। अच्छा, तुम भी इस बार पालक बो रहे हो? मैं भी पालक ही बोऊंगा। मैं तो कितने दिन पहले ही बीज ले आया था। अच्छा, फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। कमल जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी आशा से कहता है, अरे आशा, मैं बाजार जा रहा हूँ पालक के बीज लाने। पालक के बीज? गणेश भाई तो इस बार पालक की खेती कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तभी तो जा रहा हूँ। उसने तो आज बीज बो भी दिए हैं। मैं आज लेकर आता हूँ, फिर कल मैं भी पालक के बीज बो दूंगा। कमल गणेश से बहुत जलता था। वो नहीं चाहता था कि गणेश उससे ज्यादा पैसे कमाए, इसलिए जो खेती गणेश करता वही कमल करता था। अगले दिन कमल बिना खेत को तैयार किए ऐसे ही अपने खेत में पालक की फसल को बो देता है। कुछ दिनों के बाद पालक के बीज अंकुरित हो जाते हैं और महीने भर में दोनों के खेतों में पालक की खेती तैयार हो जाती है। गणेश के खेतों में बहुत अच्छी हरी हरी पालक लगी थी, जबकि कमल के खेत की पालक उतनी अच्छी नहीं थी। इस बार पालक की फसल अच्छी हुई है। सोच रहा हूँ सारी पालक बेचने के बाद पूरे घर की मरम्मत करवा लेंगे और हो सका तो एक बेड भी बनवा लेंगे। फिर तो ठंडी में जमीन पर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। भगवान की दया से आपका काम अच्छे से चलता रहे। फिर मीना का अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा देंगे। मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी पढ़ लिख कर ना खूब कामयाब हो। उसे हमारी तरह अपनी जिंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। कह तो तुम सही रही हो उमा। ये गरीबी सच में बड़ी बुरी चीज है। जितनी जल्दी हो, मैं बस इस गरीबी से बाहर निकलना चाहता हूँ। थोड़े पैसे जोड़कर खेती के लिए थोड़ी जमीन और खरीद लूंगा। एक बार मेरे पास बड़ा सा खेत हो जाए तो शहर के बड़े बड़े ठेकेदारों को अच्छे दाम पर बहुत अच्छी फसल बेचूंगा। आज मुझे पालक की कटाई भी करनी है। चलो मैं खेत में जाता हूँ। अरे रुकिए, इस बार पालक की फसल बहुत ज्यादा हुई है। आप अकेले कटाई कैसे करोगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर दोनों पति पत्नी पालक की कटाई करने के लिए अपने खेत में जाते हैं। वहां कमल अपने खेत में पहले से आया हुआ था। वो गणेश के खेत की अच्छी पालक देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अरे देखो तो जरा, न जाने इसके खेत में पालक की इतनी अच्छी फसल कैसे उग गई। एकदम हरी पालक है और मेरे खेत की पालक कैसे पीली पड़ रही है। जरूर इस गणेश ने मेरी फसल के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, जिस वजह से मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। कमल मन ही मन ये सोच रहा था कि तभी वहां पर गांव का एक ठेकेदार आता है, जो कि गणेश के पास जाता है। अरे गणेश, तुम्हारे खेत की पालक की फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। मुझे कल सुबह 50 किलो पालक चाहिए। ठीक है ठेकेदार साहब, मैंने अभी तक पालक किसी को बेची नहीं है। इस बार मेरे खेत में लगभग 200 क्विंटल पालक लगी है। मैं कल ही आपको 50 किलो पालक दे दूंगा। ठीक है, जितना भी हो मुझे अपना हिसाब बता देना। मैं हाथों हाथ पैसे दे दूंगा। ठीक है ठेकेदार साहब। तभी कमल भी भागकर ठेकेदार के पास आता है। अरे मालिक, थोड़ी पालक मेरे खेत से भी खरीद लीजिए। मैंने भी अपने खेत में काफी पालक उगाई है। ठेकेदार कमल के खेत में उगी पालक की ओर अपनी नजर दौड़ाता है। अरे लेकिन देखने में तुम्हारे खेत की पालक बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। देखो कैसे पीली पड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पालक नहीं चाहिए।
अगर मैं ऐसी पालक खरीद लेता हूँ तो इन्हें कोई ग्राहक नहीं खरीदेगा। खामखा मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगली बार जब तुम पालक उगाओ तो पहले खेत को अच्छे से बनाना और थोड़ा अच्छी खाद का इस्तेमाल करना, हो सके तो तुम्हारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। इतना बोलकर ठेकेदार साहब वहां से चले जाते हैं। लेकिन ठेकेदार साहब के पालक ना खरीदने पर कमल गणेश पर बहुत गुस्सा होता है। वो बिना कुछ सोचे समझे गणेश से बहुत कुछ बोल देता है। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारी वजह से ही मेरी पालक नहीं बिकी। हम दोनों के खेत अगल बगल में हैं, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे खेत की पालक की फसल इतनी अच्छी हो और मेरी खेत की ऐसी। तुमने जरूर मेरे खेत की पालक की फसल को खराब करने के लिए कुछ ना कुछ डाला है, जिस वजह से मेरी पालक पीली होती जा रही है। ये आप कैसी बातें कर रहे हो कमल भैया? मैं भला तुम्हारे खेत में कुछ क्यों मिलाऊंगा? तुम अपने मन में मेरे लिए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो? अरे बस बस, अब ज्यादा भोला बनने का ड्रामा मत कर। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम चाहते हो कि हर कोई सिर्फ तुमसे ही पालक खरीदे। अगर मेरे खेत में भी अच्छी पालक उगी होती तो तुम्हारे ग्राहक कम हो जाते। मेरे खेत के पालक इतने अच्छे होते कि ठेकेदार साहब भी तुमसे पालक खरीदने की बजाय मुझसे ही पालक खरीदते। लगता है तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है भैया, जो तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो भी बोलते जाओगे मैं वो सुन लूंगा। मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी के लिए बुरा किया है और ना ही कभी किसी के बारे में बुरा सोचा है। उसके बाद भी तुम मुझसे ऐसी बातें कह रहे हो। अरे जाओ जाओ, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। वो भी मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है, क्योंकि तुम मुझसे जलते हो। बस अब बहुत हो गया कमल भैया। आपको जो बोलना था आप बोल चुके हो। हम समझ सकते हैं कि आपकी खेत की फसल खराब हो गई है तो आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप किसी को भी कुछ भी बोलोगे। हमने किसी के साथ क्या किया है क्या नहीं, ये सब तो भगवान जानता है। चलिए जी, अब हम चलते हैं यहाँ से। कमल की ऐसी बातें सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह गणेश ठेकेदार जी को 50 किलो पालक बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिल जाते हैं। जब ठेकेदार ने उससे पालक खरीदी तो लोगों को वो पालक काफी पसंद आई और सारी पालक हाथों हाथ ही बिक गई। बाकी ठेकेदारों ने भी गणेश को पालक का ऑर्डर दे दिया। उसकी बची हुई सारी पालक के लिए उसे ऑर्डर मिल गया था, जिस वजह से गणेश बहुत खुश था। हमें सारी पालक के लिए ऑर्डर मिल गया है। अब हमारी सारी पालक अच्छे दाम पर बिक जाएगी। सुनो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि पालक बिकने के बाद मेरे पास जो पैसे आएंगे उनसे हम कुछ कमल भैया को दे देंगे, ताकि वो फिर से अपने खेत में फसल उगा सके। मैं जानता हूँ इस बार उनकी फसल अच्छी नहीं आई है, उन्हें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन वो तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का कसूरवार मानते हैं ना, तो आप उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? अरे, भले ही वो कुछ भी मानते हो, लेकिन वो है तो मेरे पड़ोसी ना। और वैसे भी एक पड़ोसी ही बुरे समय में दूसरे पड़ोसी के काम आता है। पड़ोसी होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके बुरे समय में उनकी मदद करूं। काश कमल भैया आपके मन के भावों को समझ पाते जी, तो आपके बारे में वो इतना गलत कभी नहीं सोचते। यहाँ गणेश कमल के लिए ऐसा सोच रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कमल गणेश की फसल बर्बाद करना चाहता था। इस गणेश को तो मैं बताता हूँ। रात को जब सब अपने घरों में सोए हुए थे तो कमल आवारा जानवरों को गणेश के खेत में घुसा देता है और आवारा जानवर सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। कमल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। अब जाकर मेरे सीने में ठंडक पड़ी है। सुबह उठकर जब गणेश अपने खेत में जाता है तो वो देखता है कि उसके खेत की पालक और भी बड़ी और हरी हो गई थी। ये पालक एक रात में और बड़ी कैसे हो गई? और यहाँ की आधी पालक तो मैंने काट दी थी, लेकिन आज वो भी इतनी हरी भरी है। तभी कमल भी अपने खेत में आता है और वो देखता है कि उसका खेत पूरा बर्बाद हो गया था। सारी पालक जानवर खा गए थे। अरे,
ये क्या, ये कैसे हो गया? मैंने तो इस गणेश के खेत में उन आवारा जानवरों को छोड़ा था। ये मेरा खेत कैसे बर्बाद हो गया? हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपना ही खेत बर्बाद कर दिया। कमल सर पकड़कर खेत में बैठ जाता है और अपनी किस्मत पर रोने लगता है। कमल को ऐसे रोता देख गणेश उसके पास आता है और खेत की हालत देखकर हैरान रह जाता है। अरे अरे, ये सब क्या हो गया कमल भैया? क्या आपने खेत की तार खुली छोड़ दी थी जो जानवर खेत में घुस आए? अरे, मुझे सब पता है किसकी बुरी नजर लगी है मेरे खेतों को। गणेश अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और कमल को दे देता है। ये लो भैया, आप इनसे कुछ नए बीज ले आओ। मैं समझ सकता हूँ, साल भर की मेहनत जब ऐसे बर्बाद हो जाती है तो कैसा लगता है। चलो अभी घर चलो। कमल गणेश के दिए पैसे लेकर घर आ जाता है। खुद समझ नहीं आ रहा, मैंने तो गणेश के खेत की तार खोलकर आवारा जानवरों को वहां घुसाया था, तो ये सब मेरे खेत में कैसे घुस गए? लेकिन मैं अब कोई गलती नहीं करूंगा। दूसरी तरफ गणेश हमेशा कमल का भला सोचता था। उमा, कमल भैया का सारा खेत आवारा जानवरों ने बर्बाद कर दिया है। मैं सोच रहा हूँ कि कमल भैया को अपने खेत की आधी पालक काटने को बोल दूं। वैसे भी इस बार मेरे खेत पे बहुत अच्छी पालक हुई है, दोनों आधा आधा कमा लेंगे। अगर भगवान न करे हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होता ना, तो कमल भैया हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। उल्टा वो तो खुश होते कि हमारा नुकसान हुआ है। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस दिन थोड़ा गुस्से में थे, इसलिए ऐसे बोल रहे थे। लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं उमा। रात को जब अपने अपने घरों में सब सो जाते हैं, तो कमल हसुआ लेकर गणेश के खेत में पहुंच जाता है। आज अपने हाथों से ही इसके सारे खेत को बर्बाद कर दूंगा। कमल जैसे ही हसुआ लेकर गणेश के खेत में जाता है और पालक काटने लगता है, तो हसुआ से उसका हाथ कट जाता है। आह! अरे, ये गणेश की किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है, लेकिन मैं ये सब बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। कमल जैसे ही दोबारा हसुआ पालक पर चलाना शुरू करता है, तो हसुआ उसके हाथ से छूटकर उसके गले के पास आ जाता है। भाग जा यहाँ से, नहीं तो मैं तेरी अभी गर्दन काट कर फेंक दूंगा। अरे, कौन है यहाँ? कौन है? जिसका खेत तुम बर्बाद करने आए हो, वो हमेशा ही तुम्हारा अच्छा सोचता है और तुम हमेशा उसका बुरा चाहते हो। आज के बाद अगर तुम गणेश के खेत के आसपास भी दिखे, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कमल बहुत डर जाता है। अरे अरे, यहाँ कोई भूत है, अरे बचाओ। ऐसे चिल्लाता हुआ वो वहां से भागकर अपने घर आ जाता है। अगली सुबह गणेश कमल के पास आता है। कमल भाई, मैं सोच रहा था आप मेरे खेत की आधी पालक को काट लो। अरे नहीं नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए गणेश भाई, तुम बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ जो मैंने आपको गलत समझा। गणेश को कुछ समझ नहीं आता कि कमल ऐसा क्यों बोल रहा है। जादुई पालक ने कमल को बहुत डरा दिया था, इसलिए वो दोबारा गणेश के खेत की तरफ देखता भी नहीं था। दूसरी तरफ गणेश को जादुई पालक ने बहुत सारा मुनाफा किया और गणेश की सारी परेशानियां दूर हो गई। भोला और किशोर सेठ के खेत में काम कर रहे थे। अरे भाई, आज मुझे जल्दी जाना है, तू ये काम खत्म करके आ जाना। हाँ हाँ ठीक है भाई, तू चिंता मत कर, मैं ये सब कर लूंगा। किशोर के जाने के बाद वो अकेला ही खेत में काम करने में लग जाता है। सोनपुर नामक गांव में भोला अपने परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, एक 7 साल की बेटी और उसकी बूढ़ी माँ रहती थी। वो जमींदार के खेत में सब्जियां उगाने का काम किया करता था। उसी से उसे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उनसे ही वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमाया करता था। खेत का सारा काम हो गया है, अभी सेठ के घर जाकर उनसे पैसे भी ले लेता हूँ। भोला सेठ के घर पहुंचता है।
सेठ जी, वो आज पूरा महीना हो गया है, आप मुझे इस महीने की पगार दे दीजिए। हाँ हाँ, ये ले। सेठ जी, 2,000 रुपये? ये क्या, मेरी पगार तो पूरे 10,000 रुपये है और पिछले महीने के 8,000 भी बचे हुए हैं। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगा? हाँ, खेत में काम करने के लिए इतने ही पैसे मिलेंगे, समझा तू? ये आप क्या कह रहे हो सेठ जी? मैंने आपके खेतों में सुबह से लेकर शाम तक काम किया है, वो भी हर रोज। अरे तो जहाँ तुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं वहां चला जा। मेरे यहाँ इतने ही पैसे मिलेंगे, समझा तू? देखिए सेठ जी, मुझे अपनी पगार से अपने घर का राशन, अपनी माँ की दवाइयाँ, अपनी बेटी के स्कूल की फीस भरनी है। आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। अरे बोला ना, तुझे इससे ज्यादा पगार नहीं मिलेगी। तू चुपचाप यहाँ से जाता है या एक लगाऊं तेरे कान के नीचे। सेठ की ऐसी बातें सुनकर भोला चुपचाप 2,000 रुपए लेकर अपने घर आ जाता है। आ गए आप? राशन कहाँ है? राशन क्यों नहीं लाए आप? वो मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, कोई बात नहीं, आप मुझे पैसे दे दो, मैं जाकर घर का राशन और माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ जाती हूँ। भोला अपनी पत्नी के हाथ में पैसे रख देता है। अरे ये क्या, ये तो सिर्फ 2,000 रुपए हैं। इसमें तो ठीक से घर का राशन और माँ जी की दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। आपने अंजू के स्कूल की फीस भी तो देनी है। इस बार सेठ जी ने मुझे इतने ही पैसे दिए हैं। वो बहुत कंजूस है। उन्होंने बोला है कि मुझे इतने ही पैसे मिलेंगे। अरे ये क्या बात हुई? पिछले 2 महीने से उनके यहाँ मजदूरी कर रहे हो। ऐसे लालची लोगों से तो भगवान ही बचाए। सही कह रही हो सीमा। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ऐसे अत्याचारी सेठ के यहाँ काम ही ना करना पड़े। चिंता मत कीजिए, भगवान ना एक दिन आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। अच्छा, अभी आप आराम कर लो, जब तक मैं सब्जी और आटा लेकर आती हूँ। सीमा कुछ पैसे लेकर बाजार में आटा और सब्जी लेने जाती है। भैया, ये सब्जी कितने की दी? मेथी की गुच्छी 20 रुपए की है, मटर 100 रुपए किलो है, गोभी 50 की 1 किलो है और आलू जो है वो 30 रुपए किलो है। अरे भैया, सब्जी तो बहुत महंगी है। अच्छा ठीक है, आप एक गुच्छी मेथी और 1 किलो आलू कर दो। आज घर पर सबके लिए आलू मेथी की सब्जी बना लूंगी। सीमा सब्जी वाले को सब्जी के पैसे देकर आगे जाती है। तभी एक छोटी बच्ची एक ठेले पर कुछ शिमला मिर्च रखकर बेच रही थी। आंटी जी, शिमला मिर्च खरीद लो, एकदम ताजा है। बेटा, मैंने तो अभी अभी बाजार से सब्जी खरीदी है। मैं कल आपके यहाँ से ना सच में खरीद लूंगी, ठीक है? आंटी जी खरीद लीजिए ना, आज मेरी बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई है। मुझे अपनी माँ के लिए दवाइयाँ खरीदनी है। मेरी माँ बहुत बीमार है और उनको दवाई की सख्त जरूरत है। लेकिन मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है बच्ची। अगर आप 50 रुपए में शिमला मिर्च खरीद लोगी तो मेरी माँ की आज की दवाई आ जाएगी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो, 1 किलो शिमला मिर्च मुझे दे दो। जी, मैं अभी डाल देती हूँ। तुम्हारी माँ का ध्यान रखने वाली तुम अकेली हो क्या? हाँ जी, मेरे पिताजी नहीं है और मेरी माँ बीमार है, इसलिए सब मैं ही देखती हूँ। फिर तो तुम बहुत बहादुर हो, जो अपनी माँ और घर दोनों को संभाल रही हो। वो बच्ची सीमा को शिमला मिर्च एक थैले में डालकर देती है और सीमा बदले में उसे 100 रुपए देती है। आंटी जी, मेरे पास छुट्टी नहीं है। तुम रख लो बेटा, अपनी माँ की दवाइयाँ ले आना। धन्यवाद आंटी जी, भगवान हमेशा आपको खुश रखे। सीमा शिमला मिर्च लेकर घर आती है और सारी सब्जियां रसोई में रख देती है। माँ, मेरी चॉकलेट कहाँ है? बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट नहीं लाई, क्योंकि ना आज मुझे बाजार में तुम्हारी जैसी एक बच्ची मिल गई थी जिसको पैसों की बहुत जरूरत थी। तुम्हें पता है, वो मात्र 10 साल की थी, लेकिन अपने पूरे परिवार का ध्यान रख रही है। भगवान ना उसे हमेशा हिम्मत दे और उसकी माँ को जल्द से ठीक कर दे। अब तुम जाओ और पढ़ाई करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है माँ, लेकिन मुझे ये मेथी नहीं खानी।
आप आज शिमला मिर्च की सब्जी बनाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाती हूँ। अंजू ऐसा बोलकर कमरे में चली जाती है। सीमा सब्जी बनाने के लिए शिमला मिर्च को धोने के लिए जाती है, लेकिन वो जैसे ही पानी का नल चालू करती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे अरे अरे, जल्दी से इस पानी के नल को बंद करो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। सीमा इधर उधर देखती है। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा, ये अंजू भी ना बहुत शैतान होती जा रही है। सीमा इधर उधर देखती है। अब कहाँ छुपी हो अंजू बेटा, चलो बाहर आओ। लेकिन उसको वहां कोई नजर नहीं आता, तो वो नल बंद करके अंदर सब्जी बनाने चली जाती है। जल्दी से वो खाना बना देती है क्योंकि सब लोगों को बहुत भूख लगी थी। सीमा जैसे ही शिमला मिर्च को काटने लगती है, शिमला मिर्च उसके हाथ से उछलकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। तुम तो मुझे काटने वाली हो। अरे, ये कौन बोल रहा है? अरे, अगर तुम हमें काट दोगी तो हमारी सारी जादुई शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सीमा अब उस आवाज से डर जाती है। ये आवाज बार बार कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ? अरे, जरा ध्यान से देखो, मैं हूँ जादुई शिमला मिर्च और ये सब शिमला मिर्च भी मेरी ही बहनें हैं। हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आए हैं। सीमा जैसे ही उन शिमला मिर्च की तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है, क्योंकि उन सभी के छोटे छोटे हाथ पैर और दो प्यारी प्यारी आंखें भी थी। हे भगवान, ये उस बच्ची ने मुझे कैसे शिमला मिर्च दे दी? इन सब के तो हाथ पैर हैं, कहीं ये सब भूत तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, हम कोई भूत नहीं है, हम तो जादुई शिमला मिर्च हैं। हम परीलोक से आए हैं। वो बच्ची कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि परीलोक की परी थी। वो बहुत बार पृथ्वीलोक पर जाकर लोगों की परीक्षाएं लेती है। जो भी व्यक्ति उनकी परीक्षा में सफल हो जाता है, वो हमें उनके पास भेज देती है, ताकि हम उनके पास जाकर उन लोगों की मदद कर सकें। लेकिन तुम तो शिमला मिर्च हो, भला तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? हमने कहा ना कि हम कोई आम शिमला मिर्च नहीं है, हम जादुई शिमला मिर्च हैं। तुम हमसे जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। अच्छा, क्या तुम मेरे परिवार के लिए अच्छा सा खाना बना सकते हो? उनको बहुत भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे परिवार के लिए स्वादिष्ट खाना बनाकर तैयार करती हूँ। जादुई शिमला मिर्च अपनी जादुई शक्तियां दिखाती है और देखते ही देखते वहां पर बहुत सारे खाने के स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। अरे वाह, इतना सारा खाना, वो भी इतना स्वादिष्ट। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई शिमला मिर्च। तभी वहां सीमा की बेटी अंजू आती है। अरे वाह माँ, आपने तो आज कितना सारा खाना बनाया है। इतना अच्छा खाना तो आप मेरे जन्मदिन पर भी नहीं बनाती। अब से आप हर रोज ऐसे ही अच्छा अच्छा खाना बनाया करो माँ। जाओ, जल्दी अपने पापा और दादी को भी खाने के लिए बुला लो। जी माँ, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। सीमा अपने घर वालों के लिए खाना परोस देती है। सब जैसे ही खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। अरे सीमा, घर पर तो खाने के लिए इतना सब कुछ था ही नहीं, तो तुमने इतनी जल्दी हमारे लिए इतना सब कुछ कैसे बना दिया? हाँ बेटा, ये खाना तो घर पर बना नहीं लग रहा है। हम कितने समय से तुम्हारे हाथ का खाना खा रहे हैं। सीमा सामने पड़ी शिमला मिर्च की तरफ देखती है। बताती हूँ। सीमा सबको जादुई शिमला मिर्च के बारे में बताती है। क्या कहा? जादुई शिमला मिर्च? और ये खाना जादुई शिमला मिर्च ने बनाया है? क्या वो और भी कुछ जादू कर सकती है? तुम मुझसे अंजू की फीस भी मांग लो ना। अगर वो हमारी मदद कर देगी तो मैं अगले महीने तक उसके पैसे लौटा दूंगा। मैंने तुम्हारी बात सुन ली है भोला, लेकिन तुम्हें मेरे पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ पर वैसे भी तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ। तभी जादुई शिमला मिर्च अपने जादू से उनको पैसों से भरा थैला देती है। ये थैला पैसों और हीरे जवाहरात से भरा हुआ है। ये थैला कभी खाली नहीं होगा।
तुम जितना चाहे उतना धन इसमें से निकाल सकते हो। क्या? लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें तो बस अपनी बेटी की इस महीने की फीस के लिए ही पैसे चाहिए थे। तुम बहुत ही मेहनती हो भोला। अब इस धन से तुम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हो। तुम अपना कोई काम शुरू कर सकते हो जिससे तुम्हें कभी भी किसी लालची सेठ की गुलामी करने की जरूरत ना पड़े। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई शिमला मिर्च। इसमें धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है भोला, यही तो मेरा काम है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे अब परीलोक पहुँचना होगा। इतना कहकर जादुई शिमला मिर्च वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद भोला उन पैसों से अपनी जमीन खरीदता है और अपना घर बनवाता है। अब भोला गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर थोड़ा सा भी अहंकार नहीं आता। भोला के पास कोई भी गरीब या जरूरतमंद उसके पास पैसे मांगने आता तो वो कभी भी किसी को मदद के लिए मना नहीं करता था। गांव में सब भोला की बहुत इज्जत करने लगे। जादुई शिमला मिर्च ने भोला और उसके परिवार की किस्मत ही बदल दी थी।